हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय उच्चावच, हमने पिछली एक क्लास इसकी कर ली है, जिसके अंदर हमने टोटल पूरे विश्व का सभी तीनों महासागरों का एक साथ हमने देखा था क्या क्या उसमें उच्चावच होते हैं। अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर महासागर के बीच में, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं प्रशांत महासागर को, कि प्रशांत महासागर के उच्चावच कौन कौन से हैं। के उच्चावच, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रशांत महासागर को समझना होगा कि प्रशांत महासागर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना, किस एरिया में है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। लोकेशन अच्छे से ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर की। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये आ जाएगा हमारे पास में उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद में है नीचे दक्षिण अमेरिका, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं आगे। यहाँ हो चुका है दक्षिण अमेरिका। इस तरफ देखिएगा तो भूमध्य रेखा को शो कर देते हैं पहले, कि भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है। ये भूमध्य रेखा है। और अब हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आएगा, मिलेगा हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में ऊपर देखते हैं तो इस तरफ छोटे छोटे द्वीपों के बीच में हमें मिलेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये आ गया हमारा पार्ट, कौन सा, एशिया का पार्ट आ गया, ठीक है। ये आ चुका है एशिया। तो पहले तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर कहाँ पर है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके मध्य का जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये विश्व का यानी सभी महासागरों से क्या है, बड़ा महासागर है, सभी महासागरों से बड़ा है। देखिए, प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी और पृथ्वी से चंद्रमा एक टुकड़ा अलग हो जाता है, ठीक है, चंद्रमा अलग हो जाता है। तो जिस क्षेत्र से चंद्रमा अलग होता है वो यहाँ का पूरा क्या है, घनत्व है, यहाँ का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा के रूप में अलग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक खड्डा बन जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल क्रिएट होता है तो वायुमंडल बनने के बाद क्या हो जाता है, बरसात होती है, और बरसात होने से यहाँ पे पानी भर जाता है। यानी ये क्या है, विश्व का सबसे पुराना महासागर है, विश्व का सबसे क्या है, पुराना। उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति हम यहाँ पे कहते हैं पैंथालासा महासागर। पैंथालासा जो था ना, पहले हम पढ़ते हैं कि जितने भी महाद्वीप हैं वो एक ही रूप में थे, यानी एक साथ जुड़े हुए थे आपस में, और उसके चारों ओर क्या था, पानी था, पानी का क्षेत्र था। तो जो जुड़े हुआ क्षेत्र था उसे कहते हैं पेंजिया। प्री कार्बोनिफेरस युग में चलें, उससे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस के अंदर, तो उस समय संपूर्ण स्थल मंडल एक था जिसे पेंजिया कहते थे, और संपूर्ण जल मंडल एक था और उसे हम पैंथालासा कहते थे, ठीक है। तो वो पैंथालासा जो है वही क्या था, प्रशांत महासागर था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो पैंथालासा से इसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति की मानते हैं पैंथालासा, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तब वहाँ पे गहरा खड्डा बना, जिस वजह से वहाँ पानी भरने से क्या हो गया, वहाँ पे एक महासागर की उत्पत्ति हुई। तो वो रहा कौन सा, प्रशांत महासागर। फिर हम बात करते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे प्राचीन महासागर है, ठीक है। प्राचीन है क्योंकि सबसे पहले इसी की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी
नाम हमने प्रशांत महासागर इसको दे दिया, लेकिन पहले से ये जो क्षेत्र है वो पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, इसके बाद देखिए ये तो है उत्पत्ति के बारे में। अब हम इसका देखते हैं कि इसका जो नामकरण दिया गया है ना, नामकरण जो किया गया है तो वो किया गया है जेम्स कुक के द्वारा, ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो है उनके द्वारा इसे पैसिफिक नाम दिया गया, पैसिफिक, पैसिफिक नाम दिया गया। पैसिफिक यानी कि प्रशांत, प्रशांत महासागर। आज भी हम जब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रशांत महासागर को हम कहते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक नाम दिया गया वो किसके द्वारा, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिन्होंने न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के लिए आए थे, न्यूजीलैंड पर पहुंचे थे जो सबसे पहले, तब उनको उस वहाँ पर देखते हैं। तो ये नामकरण इसका नाम आ चुका है। उसके बाद देखिएगा जरा, इसकी हम आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति जो बनती है, जो इसका आकार है, आकृति बनती है इसकी कैसी, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, जिसका शीर्ष जो है वो बेरिंग जल संधि पर है। कहाँ पर है, बेरिंग जल संधि। यहाँ पर है हमारे पास में बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है और जल के बीच संधि करेगी। जल, यहाँ उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर कैसे जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि किन को जोड़ती है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। और किन को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कर देती है। इसके बाद देखिए, ये तो होगी इसकी आकृति, और जो नीचे वाला आधार है वो आधार इसका माना जाता है यहाँ पे अंटार्कटिका पर इसका आधार माना जाता है। अंटार्कटिका के साथ में इसका क्या है, आधार लगता है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में आकृति। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट द्वीप है उनकी बात करते हैं, ठीक है। द्वीपों की बात करते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, और द्वीपों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो रहेगा, इसके बाद में हमारा द्वीपों के बाद का जो बात रहेगी वो रहेगी सीमांत सागर की, ठीक है, सीमांत सागर। तो सीमांत सागर यहाँ पे देखेंगे हम इसके बाद में। तो ये बातें हम इसके अंदर देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हम प्रत्येक महासागर के अंदर ये बातें देखेंगे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम द्वीपों की। तो द्वीपों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। मैं यही बता देता हूँ आपको कि कौन सा द्वीप हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। यहाँ पर है हमारे पास में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करेंगे हम यहाँ पे, और फिर हम बात करेंगे हवाईयन द्वीप की। हवाईयन द्वीप की बात करेंगे, और फिर हम देख लेंगे यहाँ पे जापान द्वीप जो है। ओके, तो ये आगे हमारे पास में जापान द्वीप आ जाएंगे, यहाँ हवाईयन, और यहाँ पे न्यूजीलैंड, और यहाँ पापुआ न्यू गिनी। देखिए सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का भी बड़ा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। विश्व का कौन सा आएगा, ये दूसरा बड़ा द्वीप आएगा। क्या नाम है इसका, पापुआ न्यू गिनी। इन बातों को अच्छे तरीके से नोट करते रहना, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद देखिए, ये तो हो गई इसके बड़े और के बारे में है। अब इसके अंदर देखना आपको कि 141 डिग्री जो हमारे पास में 141 डिग्री ईस्ट देशांतर है, ईस्ट देशांतर। ईस्ट देशांतर जो है ना, ये इसको दो भागों में बांटता है। 141 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर। ध्यान रखो क्या बात है कि यहाँ 141 डिग्री हो गया, और बिल्कुल सेंटर में जब हम आएंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। वहाँ पे हमें मिलेगा 180 डिग्री देशांतर, इस प्रकार से मिलेगी। ये है 180 डिग्री देशांतर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा ये क्या करती है, ये प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। यानी हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्योदय यहीं से शुरू होता है, सूर्योदय होना यहीं से शुरू होता है। तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। सूर्योदय हुआ यहाँ से पूरा घूम करके, जब पृथ्वी घूम करके रोटेट करके ये पार्श्व जब सूर्य के सामने आता है दोबारा से, तब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, यानी एक दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पर तिथि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ये 180 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने आया और जैसे ही उसे थोड़ा आगे बढ़ा तो इस इलाके में सुबह हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, अगला दिन उदय हो गया। ठीक है, तो ये 180 डिग्री देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये जो हवाईयन द्वीप है ना, हवाई द्वीप समूह, ये यूएसए के हैं। यूएसए, ये यूएसए देश है हमारे पास में, यहाँ पे यूएसए है, तो ये यूएसए देश के हैं। इसीलिए इनका हवाई का और इसका टाइम अलग अलग ना हो जाए, यूएसए देश का एक ही देश का टाइम अलग ना हो जाए, इसीलिए इसको क्या किया गया, टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो यहाँ से इस तरफ घुमा दी और यहाँ से इस तरफ घुमा दी, क्योंकि यहाँ पर भी हम आगे देखेंगे हमारे पास में अलग अलग यहाँ पे छोटे मोटे द्वीप आएंगे जिनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ रखना था, इसीलिए इसको इस तरफ मोड़ दिया गया। ठीक है, अब बात तो चल रही थी इसकी 141 डिग्री जो देशांतर है, कौन सा, पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा। पूर्वी देशांतर जो है ये पापुआ न्यू गिनी को दो भागों में बांटता है, पापुआ न्यू गिनी को दो भागों में बांटता है। इस तरफ तो है पापुआ न्यू गिनी, इस तरफ है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के अंडर में आता है। ओके, उसके बाद देखिए जरा न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की जो खोज है वो जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी लगभग 1757 के अंदर, 1757 ईस्वी के अंदर कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा न्यूजीलैंड की खोज की जाती है। और यहीं पर ही आप देखेंगे जो न्यूजीलैंड है वो दो द्वीपों के रूप में है, दो द्वीप है यहाँ पे, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। और न्यूजीलैंड जो देश है ना, ये जो न्यूजीलैंड देश है, यहाँ ये जो द्वीप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये द्वीपीय पर्वत है। ये क्या है, द्वीपीय पर्वत। मैंने पिछली क्लास में बताया था, द्वीपीय पर्वत का जिक्र किया था यहाँ पे, क्योंकि ये जो इतना एरिया है ना, ये सारा का सारा ये एक न्यूजीलैंड प्लेट्यू है। न्यूजीलैंड प्लेट्यू यानी कि न्यूजीलैंड का पठार है। ये पठार, और इस पठार पर है पर्वत, इस पठार पर पर्वत है, लेकिन ये पूरा का पूरा पठार पानी में डूबा हुआ है। ओनली इसके पर्वत जो है वो बाहर दिख रहे हैं। न्यूजीलैंड पठार के जो पर्वत है ना, वही न्यूजीलैंड देश है। और इसीलिए न्यूजीलैंड को द्वीपीय पर्वतीय देश कहा जाता है, द्वीपीय पर्वतीय देश कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, द्वीपीय पर्वतीय देश है। जबकि हवाईयन की बात करें तो ये द्वीप है, ये ओनली द्वीप है। जो छोटे छोटे होंगे वो द्वीप होंगे, जो लंबाई में होते हैं काफ़ी लंबी में, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक पर्वतमाला है। ओके, तो ये उत्तरी और दक्षिण द्वीप दो द्वीपों में बटा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप को अलग करती है। इसके बाद सुनिए जरा न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की जो जलवायु है वो ब्रिटेन के तुल्य है। ब्रिटेन जैसी ब्रिटेन की जलवायु है वैसी न्यूजीलैंड की जलवायु है, इसीलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इन बातों को नोट कर लीजिएगा, किसके बारे में चल रहे हैं, न्यूजीलैंड के बारे में चल रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए ये जो न्यूजीलैंड है ये अंटार्कटिका को अगर हम स्थल भाग ना माने, अंटार्कटिका को छोड़ दें, तो न्यूजीलैंड विश्व का सबसे दक्षिणतम देश है। कैसा है, दक्षिणतम। दक्षिणतम देश कौन सा है, तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो इसका मतलब वो दक्षिणतम राजधानी कहलाएगी। तो सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन है। सबसे दक्षिणी देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। ओके, इसके बाद में देखिए ज़रा
अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, वो भी दक्षिण पर स्थित है। ये जो न्यूजीलैंड की राजधानी है ना, राजधानी, ये राजधानी तो है इसके उत्तरी द्वीप पर है। और न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है कुक। ठीक है, माउंट कुक कहा जाता है उसे, माउंट कुक कहते हैं। और माउंट कुक जो है इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1757 मीटर। 1757 में खोज की गई थी और 1757 मीटर इसकी लगभग इसके आसपास क्या है, इसकी ऊंचाई है। याद करने का यही आसान तरीका है। और जो चोटी है ना, ये जो चोटी है कुक, ये दक्षिण द्वीप पर है। ये कौन से द्वीप पर है, दक्षिण द्वीप पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण द्वीप पर है, जबकि इसकी राजधानी उत्तरी द्वीप पर है। क्लियर। तो ये है हमारे पास में न्यूजीलैंड के बारे में। और न्यूजीलैंड पठार कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड के चारों ओर तरफ जो है ये न्यूजीलैंड का पठार है। अब इसके बारे में एक रोचक बात सुनिए, जो न्यूजीलैंड का जो पठार है ना, कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो ऊंचाई बढ़ने से पानी से ये धीरे धीरे बाहर आएगा। जैसे पानी से ये धीरे धीरे बाहर आएगा तो ये एक महाद्वीप के रूप में जन्म लेगा। ध्यान रखिएगा, आगे जीलैंड के नाम से, जीलैंड ओनली से कहा जाता है, जीलैंड कहा जाता है। नया जो महाद्वीप क्रिएशन की बात चल रही है वो जीलैंड है, 8वां महाद्वीप कहलाएगा वो। तो वो इसी प्लेटू की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, हवाईयन द्वीप की बात कर लेते हैं। हवाईयन द्वीप जो है ना, ये हॉट प्लम है, ये है हॉट प्लम। हॉट प्लम यानी जहाँ से ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं, ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं, ये ज्वालामुखी निर्मित बने हैं, ये ज्वालामुखी के द्वारा बने हुए द्वीप हैं। और ये जो हवाईयन द्वीप है ना, ये यूएसए के अंडर में है। और इन हवाईयन द्वीप को क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं इसको, प्रशांत महासागर का चौराहा। जितने भी जलयान है वो यहाँ से होकर के ही निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जलयान जो होता है यहाँ से चला है तो वो सीधा डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसके फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो वो यहाँ से होकर के यहाँ रुक करके और यहाँ से होकर के निकलते हैं। तो हवाई द्वीप समूह किसके अंडर में है, यूएसए के अंदर। किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से, यानी यहाँ पे क्या है, हॉट प्लम है। और इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे अपन क्लियर करते हैं। इसके बाद देखिए जापान। जापान जो है वो 3 द्वीपों के रूप में बटा हुआ, अलग अलग 3 द्वीपों के रूप में है। और जिसमें से जो हमारे पास में है, पहला इसे कहते हैं होकाइडो, होकाइडो द्वीप है, ये होकाइडो द्वीप है। और दूसरा आता है हमारे पास में ओंशु, क्यूशो, क्यूशो। और ये आता है हमारे पास में होंशु द्वीप, होंशु। यानी इसके 3 द्वीप हैं, जापान के 3 द्वीप हैं। और जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ये भी जो जापान के देश हैं, ये भी ज्वालामुखी निर्मित है, क्योंकि जो प्रशांत प्लेट है वो प्रशांत प्लेट इस तरफ झुकी हुई है। प्रशांत प्लेट की जब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी के अंदर, तो प्रशांत प्लेट इस तरफ झुकी हुई है। यानी ये जो एरिया ना, ये इतना ये एरिया सबसे गहरा पार्ट है। ये वाला एरिया प्रशांत महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई है। यानी इस तरफ से कम गहराई है, इधर से तो ऊंचा उठा हुआ है, इधर से क्या है, नीचे धस रहा है, एशियन प्लेट के नीचे की ओर धस रहा है, सबडक्शन हो रहा है वहाँ पे प्रशांत प्लेट का। जिस वजह से उस सबडक्शन के ऊपर क्या निकलते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट यहाँ आएगी तो उसके नीचे अगर जाएगी तो यहाँ से गलेगी, गलने के बाद में हीट यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी से यहाँ पर्वत निकलेंगे। तो वो पर्वत अगर जल से बाहर आ जाएंगे तो द्वीप कहलाएंगे। तो ये द्वीप जो है इस प्रकार से, यानी यहाँ पे सबडक्शन एरिया है। तो जब सबडक्शन एरिया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, गर्त बनेगा, यहाँ पे गर्त बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है फिलीपींस द्वीप। तो फिलीपींस द्वीप के बिल्कुल साथ में यहाँ पे बनता है गर्त, जिसका नाम है मैरियाना गर्त, ठीक है ना। ये एरिया जो ये है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना
ट्रेंच, यानी इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर। मेरियाना, मेरियाना आर है, ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच है इसका नाम, मेरियाना ट्रेंच। इसके साथ, इसके अलावा जो इसका दूसरा गहरा गर्त है वो है टोंगा गर्त है। दूसरे गर्त का नाम है टोंगा गर्त, ठीक है ना। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना, मेरियाना 11,033 मीटर। दूसरा है टोंगा गर्त, टोंगा, तो टोंगा गर्त है 10,800 समथिंग है यहाँ पे, 10,877 मीटर, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे मिडनाओ, मिडनाओ जो है, मिडनाओ, मिडनाओ, ठीक है, हाँ मिडनाओ ही है। तो मिडनाओ जो है ये 10,497 मीटर गहरा है, 10,497 मीटर गहरा है। तो यहाँ पर तो है टोंगा, टोंगा द्वीप के पास में टोंगा है, और यहाँ पे है मिडनाओ। इस एरिया में क्या है? मिडनाओ गर्त है। यानी ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारा का सारा एरिया गर्तों से ही निर्मित है। यहाँ पे बहुत अधिक गर्त हैं, ये यहाँ से लेकर गर्त ऐसे है, ये गर्त ही गर्त है यहाँ पे। और यहाँ गर्त होने की वजह से, गर्त क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन एरिया है। तो सबडक्शन एरिया है तो उसके किनारे पर क्या होंगे? ज्वालामुखी होंगे। तो यहाँ पर ज्वालामुखी, बहुत ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं, जिस वजह से ये एक रिंग ऑफ फायर बनता है, रिंग ऑफ फायर बनता है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो एरिया है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आगे हमारे पास में होंशु जो द्वीप है ना, होंशु द्वीप पर ही क्या है? नागासाकी और जो था ना हमारे पास में, हिरोशिमा और नागासाकी जो थे, जो जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ना, तो वो चीज़ वो यहाँ पर स्थित है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, जो होंशु है, ठीक है, यहीं पर टोक्यो, इसकी राजधानी जो है टोक्यो, वो बीच वाले पर है। टोक्यो वो सेंटर वाले पे है, बीच वाला जो द्वीप है उस पर है जापान की राजधानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो एक और द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है ना, वो प्रशांत महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो जो द्वीप है ये 3 देशों में बटा हुआ है। जैसे पापुआ न्यू गिनी था, ये 2 देशों के अंदर बटा हुआ था, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरा हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया का था। ठीक है। अब बोर्नियो जो द्वीप है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये प्रशांत महासागर का दूसरा बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर की बात करें तो ये दूसरा बड़ा द्वीप आता है। एशिया की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आता है। एशिया का ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? एशिया में आएगा। फिर अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व का ये तीसरा बड़ा द्वीप आता है। विश्व का ये तीसरा बड़ा द्वीप आता है, क्योंकि विश्व का दूसरा कौन था? पापुआ न्यू गिनी था। और ये कितने देशों में बटा हुआ है? तो ये 3 देशों में बटा हुआ है। 3 देशों में, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया, तो ये 3 देशों के अंदर बटा हुआ है ब्रुनेई। ठीक है, और बोर्नियो जो द्वीप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे बोर्नियो के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी हमारे पास में द्वीपों की बात। अब बात आ जाती है सीमांत सागरों की, जो सीमांत सागर रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत महासागर के जितने भी सीमांत सागर मिलेंगे ना, वो पश्चिम के किनारे पर मिलेंगे। अपने को पश्चिमी किनारे पर ही मिलेंगे। पूर्वी किनारे पर ओनली कैलिफोर्निया की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है।
कैलिफोर्निया की खाड़ी है, पश्चिमी तट पर मिलेंगे। देखिए कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओखोटस्क सागर की, ओखोटस्क, ठीक है। ओखोस्टक भी आ सकता है यहाँ पे, ओखोस्टक, स पहले आ जाता है, टै बाद में आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओखोटस्क कह देते हैं या ओखोस्टक कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये ओखोटस्क सागर जो है वो इसी एरिया में है, यहाँ पर ओखोटस्क सागर, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं है। उसके बाद देखिए जरा दूसरा आता है हमारे पास में पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। अब ये पूर्वी चीन सागर जो है ना, यहाँ पर चीन के अंदर एक बहने वाली नदी हवांग हो नदी जो है ना, वो यहाँ पर पीली मिट्टी ला करके गिराती है, पीली मिट्टी लाकर गिराती है, इसलिए इसको पीला सागर भी कहते हैं या पीत सागर भी कहा जाता है। पीला सागर, पीत सागर किस कारण से? हवांग हो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इसका रंग पीला होता है। और वास्तव में इसका नाम क्या है? पूर्वी चीन सागर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है ये कई देशों के बीच में, जैसे चीन, वियतनाम, ताइवान, ब्रुनई, मलेशिया, इन सब के बीच में स्थित है। और लेकिन चीन इस पर अपना कब्जा करता है, यानी कि चीन कहता है कि ये मेरे अंडर में है। चीन इसको खुद का बताता है और खुद का बताने के लिए उसने 9 डैश लाइन जो है वो अपने मानचित्र पर शो कर दी। उसने एक अपना मानचित्र बनाया, उस पर उसने 9 डैश लाइन यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। तो 9 डैश लाइन यहाँ पे उसने शो कर दी। उसने कहा कि ये 9 डैश लाइन के अंदर आने वाला इलाका जो है वो मेरा है। तो इस प्रकार से, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसको क्या कर दिया? मान्य रद्द कर दिया। इसका मतलब उसने कहा कि ये अपनी मर्जी से ही ऐसा कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, वो सबके जो होते हैं मतलब कि साझे होते हैं, जो कहें किसी उनके सबकी हिस्सेदारी होती है उसके अंदर। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो तट होता है, जिस देश का वो तट है, उस देश के तट से लगभग 21 किलोमीटर की जो दूरी तक क्या होता है, उस देश का नो एंट्री जोन होता है, ठीक है। नो इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पर एंट्री नहीं की जा सकती, ठीक है ना। उस देश से पूछे बिना एंट्री नहीं की जा सकती। ओके, ये है दक्षिणी चीन सागर, जहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बाद में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं आराफुरा सागर। यहाँ पे मिलेगा आराफुरा सागर। आराफुरा सागर जो है ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। तो ये आराफुरा सागर, और यहाँ पे मिलेगा हमें कोरल सागर। यहाँ पे मिलेगा कोरल सागर, कोरल सागर। यहाँ आराफुरा सागर है, यहाँ कोरल सागर है। अब आराफुरा सागर और कोरल सागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम है टोरस जल संधि, टोरस जल संधि, टोरस जल संधि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कौन सी आ गई? कुक जल संधि आ गई, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिण द्वीप के बीच में स्थित है, कोरल सागर। उसके बाद में नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है तस्मानिया। ये तस्मानिया यहाँ पे, और यहाँ पे आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम कहते हैं, हाँ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बाइट किया हुआ है, यानी खाया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को बाइट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक खाड़ी बनती है। इस खाड़ी को कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी। और इस खाड़ी और न्यूजीलैंड का जो ये वाला इलाका है, ठीक है, ये वाला जो इलाका है, इन दोनों को जोड़ना और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करना, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करना, ये किसका काम है? बोस जल संधि का काम है। बोस जल संधि क्या करती है? इनको अलग करती है और ऑस्ट्रेलिया बाइट से इसको जोड़ती है, इस इलाके को, ठीक है। ओके, तो यहाँ कौन कौन सी जल संधि हमने देखी? बेरिंग जल संधि देखी, आर्कटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ेगी। टोरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और बोस जल संधि जो है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। और एक हम यहाँ पे देखेंगे इस इलाके में, यहाँ पे है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि जो है वो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका को 2 हिस्सों में बांटती है और यहाँ से प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस तरफ अटलांटिक महासागर, उससे इसको आपस में जोड़ती है। कौन सी? मैगेलन जल संधि है, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ आती है पनामा नहर। पनामा नहर यहाँ बनाई गई है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है। और
किसको जोड़ेगी? प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसकी रीडिंग करें और अपने पास में एटलस ला करके जरूर रखें। अगर आप ज्योग्राफी की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से एटलस आपके पास होनी चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है ना। मानचित्र आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, तब आप हर किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये यहाँ पर है और इसके बारे में विशेषता भी बता सकते हैं। क्लियर है? तो साथ में जब भी क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को देखें, तो साथ में एटलस रखें और नोटबुक और पेन को जरूर रखें। जितनी बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं उन सबको अच्छी तरीके से नोट डाउन किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।